हेलो गाइस, आज हम आए हैं यहाँ वैद्य निसार साहब के पास। ये उनका क्लिनिक है। तो यहाँ पे हम असेंबली ऑफ ग्रीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं वैद्य निसार साहब के साथ। मैं कमिंग सर? यस आइए। हेलो, हाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान शेख और मैं यहाँ पे असेंबली ऑफ ग्रीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आज बात करेंगे वैद्य निसार साहब के साथ। वैद्य निसार साहब इन्होंने हाल ही में यूरोप का एक सक्सेसफुल दौरा किया है, जिन्होंने एक योगा स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने हॉलिस्टिक योगा थ्योरी डेवलप की है। आज हम उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदा ये सच में हमारे लिए बेनिफिटेड है और हम इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैद्य निसार शेख के साथ। हेलो। हाय जी सर। सर, आज सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। ओके, मेरा नाम वैद्य निसार शेख। मैं करीबन पिछले 15 साल से आयुर्वेद और योग इससे जुड़ा हूँ और मेरा पूना में कैंप में क्लिनिक है, कंसल्टिंग है और कोंढवा में इस हिस्से में मैंने अपना हॉस्पिटल छोटा सा, जिसमें पंचकर्म, फार्मेसी, डिस्पेंस और छोटा सा एडमिशन सेंटर, इस तरह का मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने एमडी कर रखा है आयुर्वेद में और पीएचडी मेरा योग में चल रहा है। होलिस्टिक योगा थेरेपी जिसका आपने जिक्र किया, इस पर मैं करीबन पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में उसे एक तरह का अप्रूवल मिला है। बल्गेरियन योगा फेडरेशन ने उसके कई सारे कोर्सेस लिए हैं। साथ ही मैं जर्मनी, यूके में, लंदन, अमेरिका के कुछ एक स्टेट्स में मैं मल्टीपल टाइम्स जाकर वहाँ पर होलिस्टिक योगा थेरेपी के बारे में ट्रेनिंग्स देकर आया हूँ। प्लस हेल्थ को लेकर एक कुदरती तौर पे हमें हमारे हेल्थ को किस तरह से समझना चाहिए, इस टॉपिक पर मैं अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और नेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुझे वैद्य सर कहना चाहिए। वैद्य निसार, मुझे ये बात खाई जा रही है कि जैसा आपने बताया कि इतने सक्सेसफुल दौरे आपने किए इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जहाँ तक मैं अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में या सोसाइटीज़ में रहा हूँ, बहुत से लोग आयुर्वेदा को पसंद नहीं करते हैं। या तो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी वाले पसंद नहीं करते हैं, या तो बहुत से लोग जाना ही नहीं चाहते इससे कि उसमें कुछ तरक्की नहीं है। तो इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? इसके जवाब दो तरह से दे सकते हैं। ओके। पहली चीज़ तो है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी के हैं कि जो कुछ भी हमारा है वो ख़राब है। अच्छा। है ना? कोई भी चीज़ जो लोकल होती है उसको इम्पोर्टेंस नहीं होता, जो इंपोर्ट जो आप करते हो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। घर की मुर्गी दाल घर की मुर्गी दाल बराबर, एग्जैक्टली। तो वो एक मेंटालिटी इसकी मेजर वजह है। साथ ही एक माइंडसेट जो हमारा बना है कि हम सिर्फ जो बेचा जाता है, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए आप पर बार बार थोपा जाता है, हम उसी को मानते हैं। जैसे आज अगर आपके घर के खाने की लिस्ट निकाले तो आपके घर में जो 10 पहली चीज़ें आप गिनोगे वो सारी एडवर्टाइजमेंट ने आपके जहन में डाली हुई है। हर वो चीज़ जिसको बेचा जाता है या जिसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, वो चीज़ बिकती है। अब आयुर्वेद में हम कहते हैं कि भाई पानी गर्म करके पियो, आप ठीक हो जाओगे। हम कहते हैं कि भाई आप आराम करोगे, ठीक हो जाओगे। हम कहते हैं कि कम खाना खाओगे आप तो ठीक हो जाओगे। इसमें किसको पैसा मिलेगा? इसमें इंडस्ट्री नहीं है। मैं जब आपको सलाह देता हूं कि बिना दवाई के या कुदरती तरीके से आप ठीक हो सकते हो, तो इसमें बिजनेस नहीं है, इसलिए ये पीछे पड़ा। अच्छा। इसके सोशल, हिस्टोरिकल ऐसे कई सारे रीजंस भी हैं।
रही बात, आपने स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी का जिक्र किया, तो गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा है आयुर्वेद को लेकर, और उस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे कम्युनिटी में जो एक कोशिश होनी चाहिए, जितने डॉक्टर्स वैद्य उभर के आने चाहिए उतने आते हैं नहीं। ये एक तरह से हम लोगों की कमी मैं मानता हूँ कि हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, इस वजह से वो गलत फहमियाँ बढ़ती जाती है। तो इसमें करियर वाइज स्कोप है? ह्यूज 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 स्कोप। अच्छा। आज मैं, और ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, चूँकि करीबन 10 मुल्क में पिछले 8 सालों से हर साल मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। हिंदुस्तान में सिर्फ पूना जैसे शहर में ही नहीं, मैं अपने गांव में भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो हर जगह आयुर्वेद की ज़रूरत जो मैं महसूस करता हूँ वो इतनी है कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है किसी के भी लिए। देयर इज ह्यूज स्कोप इन आयुर्वेद। ओके, इसके बाद मेरा एक सवाल ये है वैद्य साहब कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें करियर बनाना तो चाहते हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन बहुत से लोग ये चाहते हैं, ये जानते हैं या बोलते हैं, नॉलेज नहीं है या पता नहीं कैसे ये गलत फहमी फैली है, आयुर्वेद में वो गौमूत्र मिला होता है इसलिए कोई करियर करना नहीं चाहता है इसमें। ये क्या सही है और क्या गलत है, आप थोड़ा समझाएं। आई मीन, again with due respect, I don't take it personally, but this is very immature way of thinking. ओके। ये किसने कहा कि नहीं आयुर्वेद पता। में गौमूत्र मिला हुआ है? नहीं पता। पता, सुना है। एग्जैक्टली यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आयुर्वेद का मेडिसिन ये जो है एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। उन मेडिसिन का 1% भी हिस्सा गोमूत्र का नहीं है। मतलब पूरे आयुर्वेद का 0.01% भी नहीं है, एंड दैट इज ऑप्शनल। दैट इज ऑप्शनल। ये जानबूझकर फैलाई गई एक अफवाह है कि आयुर्वेद मतलब गोमूत्र, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना ये बहुत आसान है। आज ये आम तौर पे किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट करना बहुत आसान है, तो ये बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके घर में जो तड़का लगाते हो उसमें लहसुन इस्तेमाल करते हो? हाँ, करते हैं। तो आप आयुर्वेद कर रहे हो। अच्छा। आप धनिया उबाल कर अगर उसका धनिया जीरा अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप आयुर्वेद कर रहे हो। आप अगर सही वक्त पे सो रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, सुबह उठकर अगर आप नमाज के लिए जा रहे हो तो आप आयुर्वेद फॉलो कर रहे हो, योग फॉलो कर रहे हो। ये इसको समझना पड़ेगा। यही तो सभी स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। देखिए, सबसे पहले ना एक बहुत, मतलब मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि शैतान ने जो चालें चली है उनमें की सबसे बड़ी ये चाल थी कि उसने हमारी स्क्रिप्चर से हमें हटा दिया है। अगर, और मैं इस टॉपिक को मैं मजहब के आसपास नहीं घुमाना चाहता, मैं हेल्थ पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर मुसलमान बनना है कट्टर मुसलमान बनो, हिंदू हो तो कट्टर हिंदू बनो, क्रिश्चियन हो तो कट्टर क्रिश्चियन बनो, आप कभी गलत नहीं करोगे। यही योग कहता है मेरा, यही आयुर्वेद कहता है मेरा। अगर हेल्थ की बात निकली है सर, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ वेस्टर्न कल्चर में पाई जाती है, क्या उस हेल्थ का असर हमारे पास हो रहा है, या अगर होता है, मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर होता है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसको थोड़ा एक तरतीब से हम समझने की कोशिश करते हैं। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया, उस वक्त जो बीमारियां हमारे यहाँ पर सिर्फ सुनने में आती थी, आज जो एक बहुत बड़े पैमाने पर है, 15-20 साल पहले सिर्फ हम नाम सुनते थे। वो सारी बीमारियां आज से 20 साल पहले वेस्ट में फैल चुकी थी। ठीक है, तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से हम उनसे 15 से 20 साल, और जिस स्पीड से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं 5 से 10 साल हम उनसे पीछे हैं। सो डाउन द लेन 10 इयर्स हमारे हेल्थ के सारे इश्यूज वही होंगे जो आज उन लोगों के हैं।
कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके कल्चर, उनके सोसाइटी में एज अ बीमारियां बहुत स्ट्रांगली पाई जाती हैं, हमारे यहाँ उतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल? ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं। ओके। आज से 40-50 साल पहले हमारे यहाँ कैंसर कितना होता था, लेकिन आज बहुत है, हो रहा पहले नहीं था। आज से 40 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड कैंसर नाम की बीमारी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था। आज तो हालात उनके और भी ख़राब हैं। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट बहरहाल चीज़ ये है कि हमें उनसे ये सीखना पड़ेगा कि वो जो उस बीमारी से आज जूझ रहे हैं उससे हम 10-15 सालों में या हमारे आने वाली जनरेशन ये उससे पक्का अफेक्ट होंगे। अच्छा, अभी आप इतने इंटरनेशनल दौरे किए हैं, तो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि अगर बीमारियां ऐसे बढ़ने वाली हैं आने वाले 5-10 सालों में, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं आपके हिसाब से? क्योंकि आपने यूरोप देखा है, वहाँ जाके आए हैं, तो वहाँ की भी बीमारी आपने देखी हैं, तो आप हमको ये बताना चाहेंगे और हमारे द्वारा हमारे जो वीडियोस देखने वाले हैं वो भी देखेंगे कौन कौन सी बीमारियां जिससे हमें डरना चाहिए? पहले तो डरना किसी से भी नहीं चाहिए या एहतियातन कुछ तो भी उसका एक रास्ता निकाला जाए जिससे हम सेहतमंद रहें। जी 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 जी, ये एक अच्छा सवाल है। मैं इसको सिर्फ आगे ले जाने के लिए हम एक सिस्टम से चलते हैं कि पहले हम ये समझें कि वहाँ पर जो कुछ भी आज बीमारियाँ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है क्यों। बीमारी की रीज़न, बीमारी की जड़, उसकी वजह, ये जब तक कि हम नहीं समझते तब तक कि हम बीमारी को कुछ नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। मैंने जो वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे सिस्टम्स ब्रोकन हैं। ओके। जैसे उनका सोशल सिस्टम ब्रोकन है। सोशल सिस्टम ब्रोकन का मतलब क्या कि आज भी आप गांव में जाओ तो गांव का हर इंसान हर एक को जानता है। एक गांव मतलब एक फैमिली होती है। वहाँ पे वो अपार्टमेंट्स में बट गए, वहाँ पे वो इंडिविजुअल बंगलोज में बट गए, तो देयर सोशल सिस्टम इज ब्रोकन। सोशल वैल्यूज अपने कुछ नहीं रहे। मेरे पड़ोस में डेथ हुई है और मेरे घर में पार्टी चल रही है, मुझे पता भी नहीं है। ये वहाँ का एक आम सिस्टम, वहाँ के शहरों का जो मैं देख के आ रहा हूँ। उसके बाद में वैल्यूज जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है वो, क्योंकि हम किसको फॉलो करें। उनके पास में ये वैल्यू का एक सिस्टम है जो काफी मेरे हिसाब से ब्रोकन है। फैमिली स्ट्रक्चर, रिलीजन स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ब्रोकन नजर आता है, वहां पर टूटा हुआ है। जैसे फैमिली में बच्चा चाहता है कि जैसे ही वो 18 साल का होता है उसको आज़ादी चाहिए। 18 साल का बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अलग हो जाता है, अलग अपार्टमेंट लेता है, फिर अपनी जिंदगी जीता है। माँ नहीं चाहती कि बच्चा 20 साल का 22 साल का बच्चा मेरे साथ में रहे। वो मतलब एक पेशेंट का तो ऐसा है कि वो मेरे पास में ये मतलब जब मैंने उसको पूछा कि भाई स्ट्रेस क्या है, तो वो फूट फूट कर रो कर ये बता रही थी कि मेरा बेटा 23 साल का हो रहा है और वो अभी भी मेरे साथ में रहता है। तो ये टेंशन है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। छोटा टेंशन नहीं। तो खैर दिक्कत ये है कि हम लोग उस डायरेक्शन में बहुत फास्ट जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये वजह कैसे हो सकती है बीमारी की। यही बीमारी की जड़ होती है, यही बीमारी की तरफ ले जाएगी। ये हर बीमारी स्ट्रेस से, टेंशन से, आपके जहनी, आपकी दिमागी जो हालात होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके बीमारी का बनने में। किसी को भी अगर आपको कोई आकर बोल ले कि भाई मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, आप पहला सवाल क्या पूछते हो? कोई टेंशन है? अगर आप किसी का सुने कि यार उसको हार्ट अटैक आके हॉस्पिटल में एडमिट किया, आप क्या पूछते हो? क्या कुछ हुआ था क्या? टेंशन था क्या? सही सही है ना। हम इस चीज को हम पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, ये बीमारियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट जड़ है। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि थायराइड की बीमारी जो बहुत आमतौर पे पाई जाती है ना, हर दूसरी तीसरी औरत को आप देखोगे तो उसको थायराइड है। सही। और थायराइड का ऐसा है कि आप जिंदगी भर दवाई खाते रहो, वो हार्मोन्स को आपको लेना पड़ता है। मैंने अगर 100 थायराइड के, जिसको एक हाशिमोटो कंडीशन है, तो जो समझते हैं वो उनको पता चलेगा कि एक हाशिमोटो कंडीशन है।
अगर मैंने 100 हाशिमोटो के केसेस देखे हैं तो उसमें के 99 केसेस में ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं उनके इमोशनल स्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि आई डोंट वांट टू साउंड दैट ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। वरना मैं कहूँ कि 100 के 100 केसेस में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इमोशन वाज द रूट कॉज। ओके। जड़ जो है वो एक इमोशन थी। हम इस चीज को भूलते जा रहे हैं। तो ये सारे जो ब्रोकन स्ट्रक्चर्स है ये कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में लेकर जाते हैं और फिर आपका किसी भी बीमारी में एंटर कर जाना या उस बीमारी का आपके अंदर एंटर कर जाना आसान बनता है। ओके, तो मेरा एक सवाल और है, जितनी भी बीमारियों का आपने अभी जिक्र किया, तो क्या ये बीमारियां आयुर्वेद से कम हो सकती हैं? अगर होती हैं तो मेरा आगे सवाल ये है, क्योंकि हमने ये सुना है कि आयुर्वेद बहुत स्लो इफेक्ट करता है। तो ये मेरे दो सवाल हैं थोड़ा सा। जी 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 जी। पहले तो ना हमें मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को खुले सोच रखकर बिना किसी पहले नोशन के हमें ये समझना होगा कि आयुर्वेद है क्या। अच्छा। आयुर्वेद 2 वर्ड से बना हुआ है, आयु और वेद, है ना। अब चूंकि हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की जो कल्चरल अगर हम उसका अगर पीछे जाए तो हमारी लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी, है ना। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और अलग अलग लैंग्वेजेस आने लगी, डेवलप हो गई, और अनफॉर्चुनेटली, मैं इसको अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि संस्कृत को हमने कहीं ना कहीं एक रिलीजन के साथ में जोड़कर उसको इग्नोर किया। ये बहुत बड़ा गलत हमने किया है ना। ये एक लैंग्वेज थी। आयु का माने होता है आपकी जिंदगी, और वेद का सीधा सीधा मतलब है नॉलेज। अच्छा। बहुत क्लियर। आप उसको और थोड़ा सा सुपरफाइन वर्क करना चाहोगे तो वेद का मतलब है साइंस। तो आपकी जिंदगी जीने का क्या तरीका होना चाहिए, ओके, वो आयुर्वेद बताता है। ये इफेक्ट पे जब भी आप आते हो, स्लो इफेक्ट पे आप जब भी आते हो, तो आप एक ही तरफ आप भागते हो, बीमारी बीमारी बीमारी। आयुर्वेद बीमारी का जिक्र बाद में करता है, पहले कहता है कि हेल्दी रहो, फिट रहो। उसके लिए कि जो कुछ वो चीजें बताता है वो है आयुर्वेद। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने 2 सवाल पूछे कि ये सारी बीमारी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है। 100% ठीक हो सकती है। आयुर्वेद है कि किसी भी बीमारी की जड़ ढूंढो, उस जड़ को दूर करो, और जो कुछ भी डैमेजेस हुए हैं उनको ठीक करो, आपकी बॉडी को स्ट्रांग करो। सही। ये अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। स्लो इफेक्ट। अब स्लो एज कंपेयर टू व्हाट, ये मेरा आपको क्वेश्चन है। आप किसी डायबिटीज के मरीज को जानते हैं? हाँ जी। कितने साल से जानते हैं आप? तकरीबन 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। 5 से 6 साल वो कुछ ना कुछ दवाइयां ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेते भी हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर डॉक्टर भी चेंज करते हैं। हाँ, लेकिन 5 से 6 साल से ले रहे हैं। हाँ। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो 25 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं। ठीक है। 25 साल के बाद में अगर मैं उनको पूछूं कि आप ठीक हुए हो, नहीं नहीं हुए, क्योंकि दवाई तो कंटिन्यू चल रही है। दवाई कंटिन्यू चल रही है। बस अच्छा, उसको ठीक है, मेंटेन मुझे किया जा रहा दिक्कत नहीं है, दवाइयां खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी दवाई बुरी नहीं होती, कोई साइंस बुरा नहीं होता। सबसे पहले दवाइयां बुरी नहीं होती, साइंस बुरा नहीं होती। 25 साल के बाद में क्या डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर हुई है? जैसे आपकी आंखों पे असर हुआ है, आपकी नसों पे असर हुआ है, आपके किडनीज पे असर हुआ है, तो 25 साल तक के डायबिटीज की दवाई खाने के बाद में करीबन 70% लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ भाई, हमारे पैर में सूंद होता है, जख्म भरती नहीं है, ब्ला जो कुछ भी बोलेंगे। अब ये आपके हिसाब से 5 साल, मेरे हिसाब से 25 साल दवाई लेने के बावजूद भी न बीमारी आपकी ठीक हुई है, न कॉम्प्लिकेशन से आप बचे हो, और आप उसको कहते हो कि फास्ट इलाज है। सही। ये मेरी समझ में नहीं आता, मैं कमजोर जहन का डॉक्टर हूं शायद। आयुर्वेद ये कहता है कि आप अगर सही तरीके से लो तो कोई भी बीमारी डिपेंड उसकी इंटेंसिटी, उसकी ग्रेविटी के हिसाब से साल, 2 साल, 3 साल। मेरे पास में ऐसी कोई केस नहीं है। एक केस अगर मैं उसको एक्सक्लूड करूं कि 5-6 साल से ज्यादा हुआ और वो औरत आकर मुझसे दवाई ले रही है, वो एक केस अगर मैं छोड़ूं तो हर केस कहीं ना कहीं या तो ठीक हुई है या उसका
इंटेंसिटी बिल्कुल कम हुई है, नॉर्मल जिंदगी जी रही है। तो आपको पहले इस बात के बारे में अपने जहन को क्लियर करना होगा कि आपकी फास्ट की डेफिनेशन क्या है। 2 साल कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, 3 साल कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करके जड़ से बीमारी का खत्म होना, या 25 साल तक के दवाइयां खा कर नई नई बीमारियां मेरे अंदर पैदा करना। आई मीन दिस इज नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, बट चूंकि आपका सवाल उस तरह का था और एक आयुर्वेद का स्टूडेंट होने के नाते से मुझे सफिशिएंट आंसर। तो आपका कहना यह है कि आयुर्वेदा में डायबिटीज का भी इलाज है? मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से अलग है। अच्छा, इसके लिए आपको आयुर्वेद को गहराई में जाकर किसी वैद्य से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सही 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 है ना। तो मैं कह रहा हूं कि डायबिटीज का हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है। हर बीमारी का, हर तकलीफ का जिसकी जड़ तक हम पहुंच सकते हैं उसका इलाज है। आयुर्वेद ने ऐसे भी क्लासिफिकेशन किए हैं जहां पे वो कहते हैं कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता, उसको असाध्य बीमारियां कही गई है। अच्छा, उसको मेंटेन हम रख सकते हैं या उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेटर कर सकते हैं। दैट मीन्स हर बीमारी का, हर पर्सन टू पर्सन हम अलग तौर पे उसको ढूंढते हैं, उसकी जड़ को ढूंढते हैं और फिर उसका हम इलाज देते हैं। ओके, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आखिरी 2 सवाल पूछता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि फिर इतना जब सब डिस्कशन हमने सुना, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए एक, और आपका एक्सपीरियंस इस आयुर्वेदा के लाइफ में कैसा रहा? जी, आयुर्वेद ने एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर गाइडेंस दिया हुआ है कि हर इंसान को वो जहाँ रहता है उसके हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से, उसके हालात के हिसाब से किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। सुबह उठने से लेके तो रात में सोने तक के हर चीज़ का गाइडेंस दिया हुआ है। अगर उन सब को सम अप करके एक आसान लैंग्वेज में अगर मुझे आपको बताना है, तो आप अपने जिस्म की आवाज़ अगर आप सुनते हो कि आपकी बॉडी जो आपको कहना चाहती है उसको समझते हो। अच्छा। और बिना इंटरफेरेंस के उसको डील करते हो। आपको बुखार आ रहा है तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अच्छा, आपका सर दर्द हो रहा है तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जब आप किसी भी चीज़ की तह तक जाएंगे, आप ट्रीटमेंट कोई भी इस्तेमाल करो, उससे कोई ये नहीं है, मतलब आप दवाइयाँ जाकर एंटीबायोटिक खा रहे हो तो मुझे उससे परहेज नहीं है, आप पेन किलर खा रहे हो तो मुझे परहेज नहीं है, लेकिन वो क्यों कर रहे हो उसका रीज़न फाइंड आउट करना जरूरी है। उसकी रीज़न अगर आप फाइंड आउट करो तो आप आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, अगर आपको आयुर्वेद सच में जीना है तो कुछ बहुत अलग नहीं करना पड़ता। आप जो खा रहे हो क्या वो खाने की चीज़ है? ओहो, ये जब आप पता चलेगा कि हाँ भाई ये खाने की चीज़ है, तो आप आयुर्वेदिक जिंदगी जी रहे हो। समझ रहे हो? सही है ना। रात में 2 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हो तो भाई कोई पागल भी बोलेगा कि ये सही तरीका नहीं है, वही आयुर्वेद कहता है। सही है। तो आयुर्वेद इज नॉट समथिंग जो आउट ऑफ हमारे लाइफ से अलग नहीं है। हम इनडायरेक्टली आयुर्वेद की कई चीजें फॉलो करते हैं, बस हमें वो पता नहीं होती। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको किसी न किसी तरह से आयुर्वेद को खुले दिल से, खुले जहन से आपको सीखना होगा, समझना होगा। अच्छा, उसको ऑब्जेक्शन लेने से पहले, उस पर सवाल उठाने से पहले, या उस पर कोई सवाल उठाने से पहले से उस पर कोई जजमेंट देने से पहले आपको सवाल उठाने होंगे, उसके जवाब ढूंढने। बहुत सही, बहुत सही। ओके, निसार साहब, आपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे आप अभी, तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मुझे ऐसा पूछना है, आपका जब यूरोप दौरा हुआ वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपने देखी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा जो आपको लगता है कि ये शेयर करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उससे कुछ सीख सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो इंटरनेशनल टूर्स है ये मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। अच्छा। मैं वहाँ यूँ समझिए कि मैं हालांकि वहाँ पे सिखाने के लिए जाता हूँ लेकिन सीख कर आता हूँ, जो हमारे माशरे के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें कि एक सबसे अहम चीज़ है कि हम बहुत इग्नोर कर रहे हैं हमारे फैमिली हिस्ट्री को।
अब मैंने वहाँ पर क्या देखा है कि दादा दादी, नाना नानी, इनकी जो कुछ भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं माँ बाप में आया है। ओहो। माँ बाप में उन दादा दादी, नाना नानी की बीमारियां कुछ और फॉर्म में आ गई, समझ रहे हैं आप? और फिर माँ बाप के जरिए जब बच्चे में वो बीमारियां आई तो उसका फॉर्म और बदला हुआ था, वो और एडवांस चली गई थी। अच्छा। मसलन कि आपके फैमिली में आपके अब्बा को मानो एसिडिटी की बीमारी है, ओके। ठीक है, और आपके माँ को, अम्मी को, आपके खून उनका खराब है, उनको स्किन की बीमारी है। अब ये अगर बहुत पिछले इससे चला आ रहा है, दादा दादी, नाना नानी के वक्त से, उससे पहले से ये बीमारी अगर आपकी फैमिली में चली आ रही है, तो अब बच्चा जो होगा एसिडिटी वाले बाप का और खून की खराबी वाली माँ का, वो बच्चे के अंदर पैदाइशी ही ऐसी बीमारियों की जड़ें होंगी जो उसको सीवियर स्किन डिसीज, सीवियर ब्लड के रिलेटेड डिसीजेस ऐसे देगा। अब ये बच्चा जब ऐसी किसी लड़की के साथ में शादी करके बच्चा पैदा करेगा बिना इन चीजों को हल किए, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा पैदाइशी बीमार होगा। इसलिए पैदाइशी डायबिटीज पहले कहां सुनते थे आप? नहीं, ऐसे तो कभी सुना नहीं है। पैदाइशी थायराइड की बीमारियां पहले सुनी थी आपने? नहीं। पैदाइशी हो रही है। बच्चा 2 साल का, 3 साल का बच्चे को कैंसर है, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये आ कहां से रही है? इंटरनेशनल टूर्स का मुझे ये फायदा हुआ कि उनके जनरेशंस का जब मैंने स्टडी किया तो ना सिर्फ जिस्मानी लेकिन जहनी अगर कोई ट्रेंड है, वो तक के मैंने पाया है कि एक रीजन बना है इस बीमारी का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहनी बीमारियां जेनेटिक में आ सकती हैं। अगर मेरा बच्चा मेरे जैसा गुस्सा करता है, मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसा हंसता है, मेरे जैसी जिद करता है, तो मेरे जैसी सोच उसके अंदर नहीं आएगी, कहां से आएगी वो? अगर किसी का फादर चिड़चिड़ा है तो हो सकता है कि उसके बच्चे में या उसके पोते में वो चीजें आ सकती, हो सकता है। अक्सर आप देखते हो, हम सिर्फ इसके तरफ गौर नहीं करते। हम सुनते भी हैं कि ये दादा पे गए, बड़ा चिड़चिड़ा है। एग्जैक्टली, हम ये सब सुनते हैं लेकिन हमने उसको कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं की। आज कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज है, जिनके फैमिली में कैंसर है, जिसके फैमिली में ऐसी बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां हैं। उस फैमिली के जो लोग हैं उनको ये बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी हमको हमारे उम्र के आगे चलकर हो सकती है। अगर मुझे ये बीमारी होने के चांसेस है तो मेरी औलाद को भी तो हो सकती है। तो वैद्य निसार साहब, हम इसको पहचानेंगे कैसे और इसका इलाज कैसा किया जाएगा? क्योंकि ये तो कभी सोचा ही नहीं है कभी ऐसे। ये सच में, मतलब ये मैंने भी कोई मेरे कोर्स में नहीं सीखा। हमने भी कभी देखा है फैमिली में, तो हमने इतना देखा है, हाँ भाई वो उसका दादा चिड़चिड़ा था तो था, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो इसका इलाज कैसे करें अभी? सिर्फ चिड़चिड़ेपन का एग्जाम्पल नहीं, हम इसको थोड़ा सा बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें एक कॉम्बिनेशन में आता है। हम जब भी अपने आप को असेस करते हैं, और आप जब डॉक्टर को पैसे इसलिए देना शुरू करोगे कि भाई मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आप डॉक्टर को सिर्फ उस वक्त याद करते हो जब आप तकलीफ में हो। अच्छा, कोई डॉक्टर आपको सलाह देता है कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करो, आपको डॉक्टर नहीं चलेगा। आपको चाहिए कि भाई मुझे दवाई दो। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। पहले तो आपको अपने आप को, आपका अपना असेसमेंट करना पड़ेगा। आप जो जाके सिर्फ ब्लड टेस्ट पर भरोसा करते हो, तो ब्लड टेस्ट तो ऐसा है कि पूरे बॉडी में वो चीज डेवलप हो गई। जब पूरी बॉडी में वो चीज डेवलप हो गई, बहुत पते की बात है, तब जाके आपके ब्लड टेस्ट में वो सही गलत आएगा। समझ रहे हो आप? मैंने भी यूरोप में पूरा 2 घंटे का लेक्चर उस पर लिया था कि 6 स्टेजेस बताते हैं। 6ठी स्टेज, 5वीं स्टेज में जाकर आपको पता चलता है रिपोर्ट में, 5वीं स्टेज में ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तब तक आपकी बीमारी आपके अंदर आ चुकी है। आपको अपने किसी नजदीकी, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाके कि भाई मेरे फैमिली की ये हिस्ट्री है, मेरे खान पान का ये तरीका है, मेरी ये सारी लाइफस्टाइल है, ये मेरा स्ट्रेस, मेरा वर्क स्ट्रक्चर है, क्या चांसेस है मुझे कि ये बीमारी होगी, ये आप जाकर पूछिए।
अगर मुझे ये बीमारी होने के चांसेस है तो मुझे क्या करना होगा जिससे ये बीमारी मुझे हो नहीं। आप हेल्थ में एक्सपेंस करने के बजाय अगर हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू करो तो शायद बड़ी बीमारी से बच सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हमने वैद्य निसार साहब से बात करके आप लोगों को भी समझा होगा कि बीमारियों का इलाज वैद्य में भी है, आयुर्वेद में, और हम अपना करियर आयुर्वेद में भी बना सकते हैं। आयुर्वेद से हमको ये भी पता चला कि हम अपनी ज़िंदगियों को अगर चेंज करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का जो रूटीन है उसको बदलना चाहते हैं, तो आयुर्वेद से आप अपना गाइडेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू वैद्य निसार साहब। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।